हेलो स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हो। आज आपका साइंस का पेपर था, कैसा गया उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जिस प्रकार बच्चों देखो, लहरों से कभी नौका कोई पार नहीं होती और बिना मेहनत के कोई भी परीक्षा पास नहीं होती। तो उसके लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर के साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th, स्पेशली क्लास 10th के लिए MCQ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी किसके, मैथ के पेपर के, जो आपका 27 मार्च को होने वाला है। और ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, क्योंकि आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 15 कर दी गई है 2024 के एग्जाम में। और उसके बाद में आपके लिए 7 आएंगे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। उसके बाद में फिर एक बार रिपीट करके 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए 1-1 नंबर के अति लघुतरात्मक प्रश्न। उसके बाद में आपके लिए 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, फिर 3 नंबर के, और उसके बाद 4-4 नंबर के। इस प्रकार से आपका इस बार पेपर का विभाजन किया गया है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चनों को और सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं कि ये क्वेश्चंस दिए हैं और इनके हमें ऑप्शन टिक करने हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सही वाले को हम क्या करेंगे कि आगे बॉक्स में भर देंगे, केवल टिक लगा के नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें कॉपी में सॉल्व करना है ये, ना कि पेपर शीट ऐसी नहीं आएगी। मतलब जो पेपर शीट आएगी उसमें पेपर में से हमें जो नोटबुक मिलेगी उस नोटबुक में ऑप्शन नंबर डाल के, जैसे पहले में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद में उन टेबल में इस प्रकार से देखो टेबल बनाएंगे। मैं आपको टेबल का प्रकार बता दूं, जैसे कि ये मैंने एक टेबल बना ली, और टेबल बनाने के बाद बच्चों ये 1 नंबर के आप आंसर लिख रहे हैं और यहाँ पर डाल देंगे नंबर 1 का यहाँ पर आंसर बनेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे 15 तक बना देंगे। 15 तक बनाने के बाद में जो भी आपको उचित लगेगा उसका आंसर इनके नीचे लिख देंगे। जैसे पहले में क्या है, जैसे पहले में साय या बाय या आय, जो भी आएगा आपका उचित आंसर उसे यहाँ पर भर देंगे। और भरने के बाद में आपका ये पहले नंबर का आंसर क्लियर हो जाएगा, ऐसे दूसरे नंबर का। और एक ही बार में सोच समझ के भरना है, ऐसा मत करना कि बार बार कट्टा पिट्टी करे या वो करे, तो उससे एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और हो सकता है कि वो आपका नंबर क्रॉस कर दे। तो चलो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया है और वो क्या है, अधिकतम। यदि आपके लिए 2 संख्या या 3 संख्या दी गई हैं और उसमें बेटा वो आपसे अधिकतम शब्द दे दे, क्या दे दे, अधिकतम शब्द, या बड़े से बड़ा शब्द कह दे या सबसे बड़ी संख्या कह दे, तो आप ठीक उसी समय समझ जाना कि हमें उस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है। तो बच्चों अधिकतम के लिए हम HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF। तो चलो देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है। जो भी HCF आएगा वही अपना उचित आंसर होगा और उसी विकल्प को हम इसमें से भर देंगे। तो 12 और संख्या रखिए बच्चों 16, 12 और 16 का HCF निकालते हैं। 12 और 16, तो पहले 12 के खंड कर लेंगे अलग। 12 के खंड करें तो बच्चों देखो, पहले 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से भाग देंगे 1। जहाँ पर 1 आ जाए बाकी प्रक्रिया को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में बच्चों संख्या दे रखी है 16। 16 में से 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, फिर 2 से देंगे तो 2, फिर 2 से देंगे तो 1। अब इस प्रकार से हमने बेटा इनके खंड कर लिए। अब इनमें समान संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। जैसे मैंने 12 के ये तो ये लिख लिए 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 के लिख लिए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पर समान समूह बनाओ, 1 और ये 2, इसके अलावा कोई बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा। अब इनमें से क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे बच्चों HCF। जब अधिकतम के बारे में पूछता है या सबसे बड़े के बारे में पूछता है तब हमें क्या ज्ञात करना होता है, HCF। और HCF ज्ञात करने के लिए बेटा समान संख्याओं के इस प्रकार से जोड़े बनाए जाते हैं और उन जोड़ों में से एक एक संख्या को लिख लिया जाता है। जैसे इस जोड़े में से 1 2 ले ली, इस जोड़े में से 1 2 ले ली, और 2 दूनी 4, यानी जो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई होगी तो वो बच्चों कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4। तो अपना जो उचित आंसर होगा वो कितना होगा बेटे, वो 4 मीटर होगा। इसी प्रकार से देखो आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि 2 सह अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है, और यदि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है तो बेटा उनका HCF भी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। अब यहाँ पर दो अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा है, और यदि आपसे दो अभाज्य संख्याओं के बारे में HCF पूछा जाता है तो आप बिना झिझके कितना आंसर भर देंगे, 1, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं को जो HCF होता है वो बच्चों फिक्स होता है, और कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 0.3333 कौन सी संख्या है। तो हम आपको बता दें कि यदि दशमलव में कोई ऐसी संख्या दे रखी है जिसके बाद पॉइंट दशमलव के बाद की जो प्रत्येक संख्या है वो कैसी हो, समान, और यदि दशमलव के बाद की प्रत्येक संख्या समान है तो बच्चों वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, परिमेय। लेकिन दशमलव के बाद में यदि आपके लिए संख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है 0.278914 फिर डॉट डॉट कर दे, और उसके बाद में आपसे ये क्वेश्चन किए कि यह किस प्रकार की संख्या है, तो हम आपको बताते हैं कि यदि पॉइंट के बाद में प्रत्येक अंक अलग अलग है और वो आपसे इस संख्या के बारे में पूछता है कि ये कौन सी संख्या होगी, तो बच्चों आपको बिना झिझके अपरिमेय संख्या भरनी होगी। कौन सी भरनी होगी, अपरिमेय संख्या। √3 किस प्रकार की संख्या है, √3 बेटा किस प्रकार की संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ ले कि √4 किस प्रकार की संख्या है, तो √4 कौन सी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखो अपरिमेय संख्या का एक सीधा सिंपल सी पहचान होती है कि यदि वर्गमूल के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, कौन संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इनसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय। लेकिन यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या आती है तो बच्चों वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अच्छा, वो आपसे पूछे कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो देखो बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो ये पूछे कि पाई का जो मान होता है 22/7 और 22/7 किस प्रकार की संख्या है, तो 22/7 होती है बच्चों परिमेय संख्या। कौन सी होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि यह P/Q के रूप में है और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, और दोनों ही 22 और 7 पूर्णांक हैं। कौन से पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसलिए 22/7 तो होगी परिमेय संख्या और पाई होगी अपरिमेय संख्या। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें परिमेय संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन है 336 और 54 का HCF कितना है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, और यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि इसका जो HCF होगा बच्चों वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। अच्छा, HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करके मैं आपको बताऊं कि 336 और 54 का HCF कितना होगा। तो 336 और 54 के HCF ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे तब ये आएगा 168, फिर 2 से देंगे तब आएगा ये 84 यानी 84, फिर 2 से देंगे तो 42 आएगा, और फिर 2 से देंगे बच्चों तो ये आएगा 21, और फिर 2 से देंगे तो ये आएगा 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे 7, और फिर 7 से देंगे तब आएगा 1। ऐसे ही 54 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, फिर 3 से जाएगा और ये आएगा 9, फिर 3 से जाएगा, फिर आएगा 3, और फिर 3 से देंगे तब आएगा 1। तो इस प्रकार से 54 के भी अपने पास में फैक्टर आ गए। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों के 336 के जो आए हैं उन्हें यहाँ पर लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और यहाँ पर 54 के दे रखे हैं बेटे 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, बस खाली क्या बनाने हैं बच्चों, जोड़े। HCF ज्ञात करने के लिए समान संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं, और समान संख्याओं के जोड़े बनाने तो बेटा एक तो ये 3 का बन गया और ये कितने का बन गया, 2 का। दोनों में से एक एक ले लेंगे, 2 × 3 और 3 दूनी 6, तो HCF कितना हो जाएगा, 6। और वही हमसे पूछा है कि 336 और 54 का जो HCF होगा वो कितना होगा बच्चों, 6 होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपको 2 नंबर में भी मिल सकता है और ये आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है कि LCM A तथा 18 बराबर 36 तथा HCF A तथा 18 बराबर 2 है, तो A का मान कितना होगा बच्चों। किसका मान पूछा है, A का मान, और A का मान पूछा है तो हम भी तैयार हैं A का मान ज्ञात करने के लिए। यदि 2 संख्याओं का बेटे हमें HCF और LCM ज्ञात करना हो और उनमें से एक संख्या दी गई हो, दोनों संख्याओं में से, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो हमें एक नियम याद होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्या कौन सी है, a और 18, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और दोनों संख्याएं बच्चों अपने सामने a और 18 है, उनके HCF और LCM दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के गुणनफल को उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि LCM कितना दिया है 36 और HCF कितना दिया है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान रख देंगे कि a × 18 HCF 2 LCM 36। अब देखो बच्चों 18 से डिवाइड हो रही 36 कितने बार, 2 बार, तो यहाँ पर रह गया a और 2 × 2 करेंगे 4, तब a का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर किसमें कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या बताई है जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने के बाद शेषफल कितना बचता है 5। अब देखो बच्चों इसमें एक विशेष चीज दी गई है, वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जब आपसे सबसे बड़ी, अधिकतम, बड़ी से बड़ी, महत्तम इत्यादि के बारे में कहता है तो आपको उन संख्याओं का HCF ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है बच्चों, HCF ज्ञात करना होता है। तो अब HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे सामने जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, एक तो 245 है और दूसरी है बच्चों 1029, लेकिन यहाँ पर एक और संख्या दे रखी है वो है शेषफल के रूप में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेषफल कितना दिया है बच्चों 5, शेषफल कितना दिया है 5। तो यहाँ पर शेषफल जो 5 दिया है उस शेषफल को हम क्या करेंगे कि इन दी गई दोनों संख्या में से पहले माइनस कर देंगे। यदि आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो और आपके लिए शेषफल दिया हो तो हम उस शेषफल को पहले उन दोनों संख्याओं में से माइनस कर देंगे। 245 में से 5 माइनस करेंगे तो 240 और 1029 में से 5 माइनस करेंगे तो 1024। और जैसे बेटा आपको इस प्रकार से संख्या प्राप्त हो जाए तो उसके बाद आपको उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि 240 यानी कौन सी विधि दे रखी है वो अपने लिए सिलेबस में, अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे तो अब हमें इनके बेटा फैक्टराइज करने पड़ेंगे 240 के और 1024 के। 240 के फैक्टराइज करें हम तो देखो बच्चों पहले 2 से डिवाइड करेंगे 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से जाएगा बेटा 5 और फिर 5 से जाएगा 1। ऐसे बच्चों 1024 के करेंगे 2 से 512, फिर 2 से 256, फिर 2 से देंगे तब आएगा बच्चों 128, फिर 2 से देंगे तब आएगा 64, फिर 2 से देंगे तब आएगा 32, फिर 2 से देंगे तब आएगा 16, फिर 2 से देंगे तब आएगा 8 और फिर 2 से देंगे तब आएगा बच्चों 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। अब यहाँ पर 240 और 1024 के फैक्टराइज अपने सामने आ चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि 240 के फैक्टराइज को लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 और 1024 के लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 देखना 10 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिक्स हो गया 10। और 10 ही यहाँ पर गिन के काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी फिक्स 10 है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो जोड़े बनाते चलो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा और इसके बाद में कोई जोड़ा नहीं है क्योंकि रब ने 4 ही जोड़ियाँ बनाई हैं। कितनी जोड़ियाँ बनाई हैं, 4। रब ने बना दी जोड़ी और रब ने यहाँ पर बच्चों जोड़ी बना दी है आपके सामने। कितनी जोड़ियाँ बनाई हैं, 4 बनाई हैं। इनमें से आप एक एक को ले लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 और इनका कर दो मल्टीप्लाई। सो ही रब के द्वारा बेटा आपका कपल पूरा तैयार हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया बच्चों, 16। इसलिए वह अभीष्ट संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके बारे में अभी सवाल में जिक्र किया था वह अभीष्ट संख्या कितनी होगी बच्चों, वह अभीष्ट संख्या 16 होगी। कितनी होगी बच्चों, 16 होगी। कितनी होगी बच्चों, 16। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 16। तभी तो मैंने बोला कि ऑप्शन कौन सा टिक कर दो, सा ऑप्शन टिक कर दो।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है। अब देखो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना लिखा है, त्रि, और त्रि का मतलब जानते हैं बच्चों कितना होता है, त्रि माने 3, एक माने 1, 2 माने 2, तो त्रि माने कितना होता है 3। तो एक त्रिघात बहुपद में जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वो बच्चों कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन आप इसे मत कर देना, जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 दिख रहा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि आपने इसे टिक कर दिया तो ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो इसमें उचित विकल्प कौन सा होगा बच्चों, सा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसका होता है, द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप, ना कि मौसा ना फूफा। एक अचर बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो बच्चों याद रखना कि एक अचर बहुपद को शून्य बहुपद भी कहते हैं, और जिसमें शून्य का समावेश आ जाए, वहां पर शून्य के अलावा और कोई नहीं होता है, तो उस बहुपद में बच्चों चर की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के का एक शून्यक -3 है, तब के का मान होगा। कितना अच्छा सवाल है, कितना सोना सवाल है। किसका मान पूछा है बच्चों, के का मान पूछा है। तो देखो हमारे लिए बहुपद दिया है और वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के, और इसका एक शून्यक कितना दिया है, और वो शून्यक दिया है बच्चों माइनस के 3 दिया है। तो इसमें x बराबर -3 रख दिया जाएगा, और जैसे ही आप x बराबर -3 रखोगे तो आपको एक जादू देखने को मिलेगा, और उस जादू की सहायता से आप किसका मान निकाल लोगे, k का मान। क्योंकि देखो इसका जो शून्यक दिया है उस शून्यक के मान को जब बच्चों इस बहुपद में आप रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्यक तो शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब 0 हो जाएगा। तो देखो x की जगह पर -3 स्क्वायर प्लस 2k, सॉरी यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर शायद x दिया है, x तो 2, और x की जगह पर बच्चों -3 और -k बराबर 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस की संख्या का जो स्क्वायर होता है वो किस में आता है, प्लस में, ठीक है। तो माइनस तो हट जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, 3 दूने 6 माइनस के बराबर 0। 9 में से 6 घटाओ तो ये 3 बचा, माइनस के बराबर 0, और प्लस के 3 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। माइनस से माइनस कट गया तो के का मान बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ब। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगले क्वेश्चन है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कौन है, द्विघात बहुपद के दो बच्चे हैं, एक का नाम अल्फा है दूसरे का नाम बीटा है। यदि दोनों को जोड़ा जाए, दोनों बच्चों को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा जाए, तब उसका मान क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है -b/a, या हम इसे बोल सकते हैं कि -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। क्या बोल सकते हैं, -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तब k का मान होगा। कितना मजेदार सवाल है, और विगत परीक्षाओं में ये काफी टाइम पूछा भी जा चुका है। और अब देखो इसकी वैल्यू है वो कितनी रह गई है, 1 नंबर की रह गई है। पहले इसकी वैल्यू थी 3 नंबर की, यानी ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता था स्टार्टिंग में जब आया था, तब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। इससे पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, शायद क्वेश्चन नंबर 7 था, वो भी जब फर्स्ट बार एग्जाम लगा था, एनसीईआरटी जो सिलेबस हुआ था उसके अनुसार फर्स्ट बार नहीं सेकंड बार में जो पेपर लगाता है शायद साल 2013 में, तब वो 3 नंबर का आया था। लेकिन अब उसकी ब्रांड वैल्यू घट गई, और घट के कितनी रह गई, 1। ऐसे ही इस बेचारे क्वेश्चन की भी ब्रांड वैल्यू घट गई है, और इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 1 रह गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ये 2 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल में तो इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, 1। और 1 के साथ ही हम समझते हैं इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकालेंगे, क्योंकि 1 नंबर है तो इसके जो बेटा कार्य है वो भी हमें कैसे निपटाने हैं, जल्दी निपटाने। देखो बहुपद दिया है
के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। और बच्चों इसके जो शून्यकों का योगफल है उनके गुणनफल के बराबर है। तो पहले निकालेंगे हम यहाँ से ABC का मान। a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है k। b होता है x का गुणांक, x के गुणांक में कितनी है 2। और c होता है कांस्टेंट पद, और कांस्टेंट पद कितना बच्चों 3k। अब यहाँ पर दिया है कि शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a और गुणनफल होता है बच्चों c/a। a से a कट गया, पुलिस पकड़ के ले गई, -b का मान 2 और बराबर c का मान है बच्चों 3k। k का मान निकालें गुणा की संख्या अपॉन में यानी भाग में पहुंचेगी, तब k का मान आ जाएगा बच्चों -2/3। और आप इसमें बस ये ढूंढ लो कि -2/3 कहाँ लिखा है, तो वो लिखा है ऑप्शन नंबर ब पर। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो कितना है -2/3। जल्दी में हड़बड़ाहट में ऐसा मत कर देना कि -3/2 निकाल रहे हैं या +2/3 निकाल रहे हैं, तो वहीं पर आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, बहुपद fx बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है, तो k का मान होगा क्या। अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ऐसे ही आपको मजेदार क्वेश्चन शायद पेपर में देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही हम आपको पहले पेपर से पहले ही तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में कोई गलती ना करके आए और आप सही नंबर जो भी आप सोच रहे हैं उतने नंबर आपके प्राप्त हो सकें, यानी पूरे में से पूरे भी नंबर लेके आ सकें आप। तो उसी के उद्देश्य से बच्चों मैंने ये क्वेश्चंस रेडी किए हैं। देखो यहाँ पर बहुपद दिया है fx बराबर दिया है 5x² प्लस 13x प्लस k। यहाँ से बच्चों अपन क्या करें, पहले एबीसी के मान निकालेंगे। a की वैल्यू x² का गुणांक 5, b की वैल्यू x का गुणांक 13 और c की वैल्यू होगी k। और यहाँ पर क्या दिया बच्चों कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। यदि बेटा एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो जैसे मैंने मान लिया कि माना एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक है बच्चों अल्फा, और जब एक शून्यक अल्फा है तो उस स्थिति में जब दूसरा शून्यक मानेंगे तो दूसरे शून्यक के लिए इस पहले शून्यक को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। और किसी भी संख्या का उल्टा करना हो तो उसे किसके अपॉन में लिख लिया जाता है, 1 के अपॉन में। कितने के अपॉन में लिख लिया जाता है बच्चों, 1 के अपॉन में। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लगाना है, सूत्र लगाना है शून्यकों का गुणनफल। क्या लगाना है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब यहाँ पर दोनों शून्यकों का क्या कर देंगे, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा। c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पर कितना रह गया 1, k/5। कौन सा गुणा करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, k का 1 से करेंगे तो k और 5 का 1 से करेंगे तो 5, तब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको 12 और 15 का लसप और मसप। लसप मसप किसी देश की भाषा नहीं साहब। लसप का मतलब होता है एलसीएम और मसप का मतलब होता है एचसीएफ। अर्थात हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एलसीएम और एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इनका एलसीएम निकालता हूं 12 और 15 का। 12,15 देखो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, 15 में आज जावे ना कल जावे बच्चों। 2 का भाग 6 में देंगे तब 3 बार, 15 में फिर भी नहीं जा रहा। अब जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 5 15, फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5। जैसे ही एक आ जाए भाग देना क्या कर देंगे, बंद। उसके बाद में इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60। तो पहले क्या लिखा है, लसाप, अर्थात ऑप्शनों में जो पहली संख्या होगी वो लसापा की होगी। और अब हमें ये देखना है कि ऑप्शनों में पहली संख्या 60 कौन से ऑप्शन में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर अ में देख सकते हैं आपको पहली संख्या 60 है। एक बार ये भी ट्राई कर लेंगे कि और एक आध ऑप्शन तो नहीं है उनमें भी संख्या 60 दी गई हो, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ब में पहली संख्या कितनी है 24, जो कि गलत है। यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 12, वो भी कैसी है, गलत। और द ऑप्शन तो यही बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से बेटा है। और वो कौन सा है, वो 60 है। कितना है 60। अर्थात 12 और 15 का जो लसप और मसप होगा वो 60 और 3 होगा। इनका मसप ज्ञात करेंगे तो बच्चों कितना प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। अच्छा, यहाँ पर ये माध्य पूछ लिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या होती है बच्चों 1 2 3 4 5, लेकिन उसने क्या किया है कि प्रथम सम 5 प्राकृत संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा दिया है, सम। तो सम कौन कौन सी होती है, 2 4 6 2 4 6 8 10, 5 होगी क्या, देखो 1 2 3 4 5। अब इनका क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालने की एक सिंपल विधि होती है कि इन सभी को जोड़ो और कितनी संख्या है, 5, 5 का क्या दे दो, भाग। अब इन सभी को ऐड करते हैं, देखो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में दे दो बच्चों 5 का भाग, 5 छिक्के 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, स। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल हर्ष क्लासेस इस्लामपुर के साथ। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और इनमें से कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।